ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 8 रोजगार राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह जातिवाद से न जुड़ने पाए। बेरोजगारी एवं आरक्षण युवाओं के अस्तित्व से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इनका महत्व इसी से जाना जा सकता है कि इनके कारण असंख्य युवा मनोरोगों की गहरी यंत्रणा झेल रहे हैं और कईयों ने तो आत्महत्या करके इस संसार से विदा ले ली है। आने जाने वाली सरकारों के सूचना विभागों के लिए यह आंकड़ों का खेल हो सकता है, पर युवाओं के लिए यह जीवन मरण का सवाल है। राजनेताओं के लिए यह वोट बटोरने और राजनीति का साधन है, लेकिन युवाओं की तो पूरी जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। बेरोजगारी का दंश सभी को एक जैसा दुख देता है, फिर वह किसी भी जाति अथवा धर्म का क्यों न हो। जो आंकड़ों की गणित सुलझाते हैं उन्हें भी यह स्वीकार है कि इस दुख को सहने वालों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। जहां 1991 में इनकी संख्या 1.38 करोड़ थी, वहीं 2003 में बढ़कर 18.6 करोड़ तक पहुंच गई। सरकार इन्हें रोजगार भले ही न दे पाए, पर इनके पंजीयन एवं प्रशिक्षण में सालाना 180 करोड़ रुपये जरूर खर्च कर रही है। हालांकि 5 करोड़ आवेदकों में नौकरी केवल 17,000 को ही मिल पाती है। इस प्रकरण में महिलाओं की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। 1 करोड़ 7 लाख महिलाओं में नौकरियां केवल 27,000 को ही मिल पाती है। इसी के चलते लोगों का मन सरकार और उसके दफ्तरों से उचाट हो गया है। हालांकि सरकार ने लोगों से मुंह नहीं मोड़ा है। लोगों को भले ही सरकार की परवाह कम हुई हो, पर सरकार को लोगों की परवाह है, क्योंकि इन्हीं लोगों के बलबूते उसे फिर से सरकार जो बनानी है, सो उसने खास लोगों को रिझाने के लिए आरक्षण की बात कही है। इस आरक्षण की नीति का राज क्या है, इसे बिना कहे सभी जानते हैं। मंत्री जी और नेतागण कितनी ही सामाजिक समरसता की बातें करें, पर उनके अंदर का हाल सभी को पता है। सामाजिक समरसता तो जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान के सूत्र पर भरोसा करने, इसके अनुरूप जिंदगी जीने से आती है। जिन्हें आरक्षण की कथा का पता है, वे जानते हैं कि सबसे पहले 1918 में मद्रास प्रेसिडेंसी में चुनिंदा जातियों के लिए आरक्षण लागू किया गया। 1935 ईस्वी सन में पूना समझौते के बाद विधायिका में सीटों का आरक्षण हुआ। इसके बाद जब स्वतंत्र भारत का संविधान बना, तब आरक्षण को केवल सामयिक रूप से उपयोगी बताया गया। 1980 ईस्वी सन में
मंडल आयोग ने ओबीसी के आरक्षण पर तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को रिपोर्ट दी। 1989 ईस्वी सन में वीपी सिंह ने रिपोर्ट मंजूर की। 1989 to 90 में देशव्यापी मंडल विरोधी प्रदर्शन हुए। 1992 ईस्वी सन में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कानूनी बाधाएं दूर की। 1993 ईस्वी सन में इसे केंद्र की नौकरियों में लागू किया गया और इस वर्ष यानी कि 2006 ईस्वी सन में IIM व IIT में लागू किया जा रहा है। चर्चा यह भी हो रही है कि आरक्षण निजी क्षेत्र में लागू किया जाए। यह आरक्षण कुल मिलाकर कितने प्रतिशत हो गया, इसकी गणना करें तो आज लगभग 50% स्थान आरक्षित है। आरक्षण उचित है या अनुचित, इस बारे में आज भारी बहस छिड़ी हुई है। हर कोई अपनी बात रख रहा है। सभी के अपने दृष्टिकोण है। एक हिसाब से ये सही भी हो सकते हैं, लेकिन इन सभी के दृष्टिकोण की समीक्षा करें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रायः सभी की सोच संकुचित है। जाति, धर्म, वोट के हिसाब से तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर मानवीय पहलू बिसरा दिया गया है, जबकि मानवीय संवेदना को जातीय संवेदना से ऊपर स्थान दिया जाना चाहिए। हम सब मनुष्य पहले हैं, हिंदू, मुसलमान और सवर्ण शूद्र बाद में। हम में से हर एक को बराबर की भूख लगती है। हम में हर एक को तन ढकने के लिए कपड़ा और सोने के लिए छत चाहिए। ठाठ बाट और ऐश्वर्य विलास के साधन भले ही न मिले, पर जिंदगी जीने की अनिवार्य सुविधाएं तो चाहिए ही। बेरोजगार का दर्द यही है। सच यही है कि प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार चाहिए, फिर वह किसी भी जाति अथवा धर्म का क्यों न हो। रही बात आरक्षण की, तो यह सीधे रोजगार से जुड़ा हुआ है। इसकी निंदा न करते हुए इतना विनम्र आग्रह तो है ही कि इसके आधारों के बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ध्यान रहे, सभी सवर्ण अमीर नहीं है और सभी निम्न जातियों के लोग गरीब नहीं है। अखबारों में कई बार दलित मंत्रियों के ऐश्वर्य व विलासिता की चर्चा की जाती है। खोजी खबरनवीस यह बताते हैं कि दलित मंत्री महोदया या मंत्री महोदय के बाथरूम बनाने में कितने करोड़ लगे हैं। ऐसे दलित और भी हैं जो हमेशा ही दूसरों का दलन करते रहते हैं। आज ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि भला इनके दलन का साहस कौन करेगा। क्या इनके बेटे या बेटी को अनिवार्यतः आरक्षण मिलना चाहिए? युवा पीढ़ी का आग्रह केवल इतना है कि बेरोजगारी और आरक्षण दोनों मुद्दों पर मानवीय पहलू से विचार करें। यदि ऐसा किया जाए तो निष्कर्ष यही होगा कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो। इस संबंध में
एक बात और सोची जा सकती है, जहां अभी 50% आरक्षण है, क्यों न उसे 100% कर दिया जाए। इस आरक्षण में देश की सभी जातियों वर्गों का प्रतिशत उनकी जनसंख्या के हिसाब से तय हो। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया है ही कुछ ऐसी जिसमें समाज का जातियों के आधार पर बंटने का खतरा है। जातियों के जहर को सामाजिक जिंदगी में न घोलना ही अच्छा है। सामाजिक समरसता देश की अखंडता के लिए अहम बात है, परंतु यह आरक्षण से आएगी ऐसा सोचना गलत है। स्वाधीनता के 59 सालों के आरक्षण से तो यह लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हो सका, तो अब हो पाएगा, इनमें संदेह है। इसके लिए समाज की प्रथा, परंपरा एवं भ्रामक मान्यताएं तोड़नी होगी। जो कार्य युग निर्माण मिशन बिना शोरगुल मचाए कर रहा है, समाज में बराबरी रोटी बेटी के रिश्ते से आएगी, न कि आरक्षण से। युग निर्माण मिशन में सभी जातियों के बीच रोटी के रिश्ते बड़े ही सहज हो गए हैं। बेटी के रिश्तों की प्रक्रिया भी चल पड़ी है। सामाजिक समरसता का यही उपाय है। युग निर्माण मिशन के कार्यकर्ता जाति से ब्राह्मण होने पर भी निम्न जातियों द्वारा किए जाने वाले काम को छोटा नहीं समझते, बल्कि उसे आदर भाव से करते हैं। वहीं इस मिशन में अनुचित जाति एवं जनजाति के कार्यकर्ता पूर्ण सम्मान के साथ यज्ञोपवीत धारण करके ब्राह्मण कर्म संपन्न करते हैं। देश की नीतियां बनाने वाले ध्यान रखें, उनकी कुटिलता को देश का युवा कभी भी माफ नहीं करेगा। प्रतिभाएं राष्ट्रीय धरोहर हैं और रोजगार राष्ट्रीय कर्तव्य। प्रतिभाएं किसी खास जाति में जन्म नहीं लेती हैं, वे कहीं भी हो, उन्हें संरक्षण और सुअवसर मिलना चाहिए। यह किसी युग का दुखद सच रहा है, जबकि किसी एकलव्य की भोली भावना को छलकर उसका अंगूठा लिया गया और महापराक्रमी कर्ण को सूत पुत्र कहकर चिढ़ाया गया। परंतु काल किसी को क्षमा नहीं करता। एकलव्य के साथ छल करने वाले द्रोणाचार्य को छल से ही मरना पड़ा। वह भी अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के सगे संबंधी के हाथों, और कर्ण के साथ अनिति करने वालों ने भी अनिति भोगी। जबकि एकलव्य और कर्ण का यश आज भी दिगंत व्यापी है। विवेक का तकाजा यह है कि आज पिछली गलतियां न दोहराई जाए और न ही बदला लेने के सरंजाम जुटाए जाएं। अर्जुन हो या एकलव्य अथवा कर्ण, सबको समान अवसर मिले। वर्ग एवं वर्ण कोई भी हो, अवसर सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। अच्छा तो यह हो कि देश के युवा स्वयं ही इन विभाजनकारी मंसूबों को नाकाम करें। वे अपने को जातियों में न बांटें और न बांटने वालों को कामयाब होने दें। देश के युवा का यह दायित्व है कि प्रतिभा कहीं भी हो, उसे उभरने का अवसर जरूर मिले। इसी तरह
गरीबी और भूख कहीं भी हो, उसे मिटाने में कोई कसर न छोड़ी जाए। इसके लिए हम सरकारों के भरोसे न रहें और अपनी स्वावलंबन की साध को पूरा करने के लिए स्वयं की नीतियां बनाएं। प्रकरण 8 समाप्त। ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ, प्रकरण 9 स्वरोजगार। जहां चाह वहां राह। स्वावलंबन की साध प्रत्येक युवा को होती है। युवावस्था की शुरुआत होते ही उसमें आत्मनिर्भर बनने की चाहत गहराती है। किसी भी तरह से वह अपने पांवों पर खड़ा होना चाहता है। कुछ दशक पहले यह सपना केवल युवक देखते थे, लेकिन आज इसमें नव युवतियां भी शामिल हो गई हैं। आज महाविद्यालय में पढ़ने वाली प्रायः हर लड़की आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वह कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे वह स्वयं की सार्थकता व उपयोगिता साबित कर सके, जिंदगी में अपनी निजी पहचान बना सके। लेकिन स्वावलंबन की चाहत पूरी होना आज इतना आसान नहीं है। सरकारी नौकरियां अब सिमटती जा रही हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ युवाओं की संख्या और उनमें रोजगार की मांग बढ़ी है, जबकि सभी जगहों पर निजीकरण के चलते सरकारी उद्यम घटे हैं। गैर सरकारी तंत्र में रोजगार के अवसर तो बढ़े हैं, पर साथ ही कई अनुबंध एवं प्रतिबंध भी बढ़े हैं। राजनैतिक शिकंजा लगातार इन पर कसता जा रहा है। स्थिति कुछ ऐसी हुई है कि योग्यता एवं प्रतिभा को नौकरी और रोजगार की गारंटी नहीं माना जा सकता। रही बात स्वरोजगार की, तो उसके लिए धन चाहिए और यह सुविधा सबके पास उपलब्ध नहीं है। सरकारी ऋण भी किन्हीं भाग्यशालियों को मिल पाता है, अन्यथा ज्यादातर युवा तो इसे पाने की कोशिश में सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते और अंत में हाथ मलते रह जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट रिसर्च प्रोग्राम के अंश साहनी का कहना है कि स्थिति की समीक्षा से मिलने वाले आंकड़े और निष्कर्ष इसकी गंभीरता को दर्शाते हैं। परंतु जहां चाह वहां राह की कहावत यहाँ भी सच है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के युवा छात्र छात्राओं ने इसे आज के समय के अनुरूप ढाला है। इसमें इनका सहायक बना है युग ऋषि गुरुदेव का मार्गदर्शन। इनका मानना है कि जब तक समाज है, जिंदगी है, तब तक काम के अवसर बने रहेंगे। बस इन्हें तलाशने और अपनाने की जरूरत है। समाज के कई ऐसे क्षेत्र हैं और देश के कई ऐसे हिस्से हैं जिनकी जरूरतों को केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारें नहीं पूरा कर पा रही हैं। अपने व्यावसायिक हितों में उलझी निजी संस्थाओं का भी इनसे
कोई खास सरोकार नहीं है, जबकि देश के कई हिस्सों में वहां के निवासी अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के अलग अलग विभागों के छात्रों ने अपना एक समूह बनाया है। इस समूह की योजना देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करने की है। अपनी इंटर्नशिप के दौरान उन्हें ऐसे कुछ आमंत्रण, सुझाव एवं संकेत भी मिले थे, जिसे लागू करने पर न केवल उनकी रोजगार की समस्या हल होती दिखाई देती है, बल्कि समाज को उनकी योग्यताओं का फायदा पहुंचने की उम्मीद है। बात सही भी है। यदि विश्वविद्यालयों से निकलने के बाद छात्र छोटे समूहों में बंधकर देश के जरूरतमंद हिस्सों में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि वहां की मौलिक जरूरतों के लिए काम करें, तो वहां के लोग उन्हें आवश्यक धन मुहैया कराने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। कुछ प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों के छात्र छात्राओं ने भी इस योजना पर अपने खास ढंग से काम करना शुरू किया है। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के मुताबिक प्रबंधन विशेषज्ञ निष्कर्ष राय अपने कुछ साथियों के साथ उत्तर पूर्व के युवाओं के बीच काम कर भी रहे हैं। उनकी टीम में अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इन्होंने वहां के युवाओं एवं क्षेत्रवासियों के वहां के संसाधनों के मुताबिक प्रशिक्षण करने की योजना तैयार की है। इस टीम ने वहां की क्षेत्रीय संस्कृति के संवेदन सूत्रों को भारत की संस्कृति से भी जोड़ने का काम शुरू किया है, ताकि वहां के निवासी केवल अपने क्षेत्र को नहीं बल्कि संपूर्ण देश के साथ गहरा अपनत्व अनुभव कर सके। इन सब को वहां के लोगों से भरपूर अपनापन, जरूरी साधन एवं धन तथा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए वे किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्य पर निर्भर नहीं है। इन सभी का यह मानना है कि आज देश के युवा मिलकर देश व समाज के नवनिर्माण के कार्यों को अपने स्वावलंबन का अवसर बना लें, तो न केवल उन्हें आत्मनिर्भरता मिलेगी, बल्कि राष्ट्रीय सामाजिक नवनिर्माण का सुयोग भी प्राप्त होगा। हाँ, इस कार्य के लिए युवाओं में नैतिकता की ढहती दीवारों को बचाने का साहस जरूर करना होगा। प्रकरण 9 समाप्त।